इनकी मानसिकता जो है, इनकी विचारधारा जो है, वो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, वंचित तबके के विरोधी है। बार बार ये अपने कुकृत्य से इस तरीके के काम करते हैं। अभी इन्होंने इतना बड़ा झटका खाया है। इनके कई सारे सांसद और सांसद प्रत्याशी बार बार संविधान बदलने की बात करते थे, तो जनता ने इन्हें मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है, चाहे लल्लू सिंह को दिया हो, चाहे ज्योति मिर्धा को दिया हो। इसके बावजूद इस तरीके के कुकृत्य करते हैं। जो भारत की संसद है, जो कि संवैधानिक रूप से संविधान के द्वारा रचित गई है, और संविधान के निर्माता और पहले प्रथम कानून मंत्री की अगर प्रतिमा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा, और अनेकों प्रतिमाएं, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, वहां पर तमाम प्रतिमा जो इतने अच्छे स्थान पर स्थापित थी, उन्हें ना जाने किन कारणों से हटाकर अब दस्त कर कर कहीं पीछे लगाया जा रहा है। ये एक तरीके से इन महापुरुषों का घोर असम्मान है, जो कि इस देश की जनता, देश के नागरिक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने कहा ना कि ये सरकार हमेशा से किसान विरोधी भी रही है, जवान विरोधी भी रही है, महिला विरोधी भी रही है, दलित विरोधी भी रही है, वंचित विरोधी भी रही है, आरक्षण विरोधी भी रही है, संविधान विरोधी भी रही है, और अब तो ये युवा और छात्र विरोधी भी है। बार बार पेपर लीक के मामले, पहले उत्तर प्रदेश में और अब ये देश का इतना बड़ा नीट का मामला जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार को, इतना लाखों बच्चों को जो करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर इन्हें क्लियर कट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। और उस पॉलिसी में जब तक सब लोग संतुष्ट ना हो, तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने तो स्वयं ही निर्णय सुना दिया। उसकी एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी, जेपीसी बनानी चाहिए थी। वो कमेटी डिसाइड करती कि इसमें अनियमितता थी कि नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो एक फरमान सुना दिया छात्रों के ऊपर। तो ये बहुत ही दुखदायी है। संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की ये सरकार है, हम तो बहुत काफी समय से कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता जो है, इनकी विचारधारा जो है, वो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, वंचित तबके के विरोधी है। बार बार ये अपने कुकृत्य से इस तरीके के काम करते हैं। अभी इन्होंने इतना बड़ा झटका खाया है। इनके कई सारे सांसद और सांसद प्रत्याशी बार बार संविधान बदलने की बात करते थे, तो जनता ने इन्हें मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है, चाहे लल्लू सिंह को दिया हो, चाहे ज्योति मिर्धा को दिया हो। इसके बावजूद इस तरीके के कुकृत्य करते हैं। जो भारत की संसद है, जो कि संवैधानिक रूप से संविधान के द्वारा रचित गई है, और संविधान के निर्माता और पहले प्रथम कानून मंत्री की अगर प्रतिमा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा, और अनेकों प्रतिमाएं, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, वहां पर तमाम प्रतिमा जो इतने अच्छे स्थान पर स्थापित थी, उन्हें ना जाने किन कारणों से हटाकर अब दस्त कर कर कहीं पीछे लगाया जा रहा है। ये एक तरीके से इन महापुरुषों का घोर असम्मान है, जो कि इस देश की जनता, देश के नागरिक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या 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 लगता है कि जैसे भीम आर्मी ने एक आह्वान किया है जंतर मंतर पर आंदोलन, तो क्या लगता है इन आंदोलनों से वापस जिस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा थी वापस 100% सरकार को वहां वापस प्रतिमा लगानी चाहिए, क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं, जब एक निश्चित स्थान देकर उस वक्त की संसद के समिति ने, एक प्रतिमा समिति होती है जो संसद में वो तय करती है कि कौन से महापुरुष की प्रतिमा या मूर्ति वहां स्थापित होगी। आज आप छोटे छोटे कारणों से एक नया पार्लियामेंट बनाकर उन प्रतिमाओं को, उन मूर्तियों को हटा नहीं सकते, क्योंकि मूर्तियां लगाने का एक अलग इस देश में सेंटीमेंट्स है। उस सेंटीमेंट्स को आप हटा नहीं सकते। और बाबा साहब की मूर्ति के साथ तो ये हमेशा बार बार खंडित करने का काम करते हैं, कभी उनकी मूर्ति में हाथ तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके का कृत्य जिस तरीके की ये सरकार कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अशोभनीय है, असम्माननीय, असंवैधानिक है, और इसके खिलाफ हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। किस तरीके से भारत का संविधान जिसने निर्मित किया, निर्माता जिसे कहा जाता है, वो उनकी प्रतिमा हटाई जा रही है और नए संसद में संगोल की स्थापना की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो नरेंद्र मोदी जी को खुद ही समझ आ गया कि उन्होंने शुरुआत जो की थी इस संसद की, जब नए संसद बनाया, तो उन्होंने संगोल से सम्मान कर कर इस देश के संविधान को कहीं ना कहीं धत्ता बताने का काम किया था। लेकिन जैसे ही देश के लोकतंत्र ने, जमहूरियत ने, जनता ने इन्हें 275 का आंकड़ा भी जब लगाने नहीं दिया, तो इन्होंने वापस जब उस संसद में अपनी शपथ ली, तो उस संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उस संविधान के आगे इनको चरण स्पर्श होना पड़ा, उस संविधान के आगे झुकना पड़ा। तो ये तो बार बार इस देश की जनता इन तानाशाहों को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को, वंचित और शोषित और महिला विरोधी सरकार को बार बार बताती है, जताती है, दर्शाती है। जब जब ये संसद में जब जब ये संविधान के आगे झुकते हैं, दलितों पर अत्याचार उतना ही ज्यादा बढ़ता है।
कई सारी घटनाएं भी आ रही हैं। अभी बिजनौर में देखा गया कि पुलिस अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ रही है, तो वहाँ पर बहुजन समाज की तमाम महिलाओं ने उनको बचाया। देखिए, ये तो हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि ये सरकार जो है विचारधारा जो है, विशेष तौर से आरएसएस की जो विचारधारा है, विश्व हिंदू परिषद की जो विचारधारा है, या इन हिंदूवादी संगठनों की जो विचारधारा है, ये केवल देश में चाहते हैं कि केवल एक विचारधारा ही रहे, जबकि देश का संविधान जो बाबा साहब ने रचा वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद का विचारधारा है। इसमें सभी धर्मों के लोगों का सम्मान है, सभी अपने धर्मों के महापुरुषों का सम्मान कर सकते हैं, उसको पंथ प्रक्रिया को मान सकते हैं। आरएसएस इस विचारधारा को नहीं मानती है, वो जबरदस्ती थोपती है। साउथ के लोगों पर जाकर वो हमेशा भाषा का विचार थोपती है। दूसरे मजहबों के लोगों को वो जाकर कहती है कि आप हिंदू बन जाइए। कभी क्रिश्चियनों को मारने का काम करती है, कभी मुसलमानों को दबाने का काम करती है, कभी दलितों पर अत्याचार करते हैं, कभी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं। तो ये सब जितनी बार भी ये ढकोसला करते हैं कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान के आगे नतमस्तक हो भी जाते हैं, लेकिन अंदर से तो इनके अंदर जो है वो विचारधारा संविधान विरोधी है। ये देश की जनता ने इस बार काफी हद तक माना, इसीलिए इनको 275 का आंकड़ा पार नहीं करने दिया। तो संयुक्त मोर्चा आप क्या करेगा अगर मूर्ति को नहीं स्थापित करते हैं वहाँ पर फिर से, तो संयुक्त मोर्चा इस बार क्या करने वाला है? देखिए, संयुक्त मोर्चे के बहुत सारे, जैसे पिछले कार्यक्रमों में भी हमने संविधान बचाओ और लोकतंत्र विरोधी हमने प्रोग्राम रखा था, लेकिन इस बार हम सामाजिक संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है वो बहुत सारे इश्यूज को इसमें टेकअप करेगा। जैसे कि ये मूर्तियां जो विस्थापित करी गई हैं संसद भवन के अंदर से इधर, उसको, इस इशू को टेकअप करेंगे। रविदास मंदिर जो इन्होंने तोड़ दिया था, उस पर भी हमारी कल मीटिंग हुई है। उसको दोबारा जो कमेटी गठित की और सरकार को पैसा देना है, वो अभी तक 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया है। रविदास मंदिर को दोबारा पुनर्स्थापित कर उसको उसी शौर्य और उसी गर्व के साथ स्थापित करने का काम करना है। देश में जो आरक्षण के माध्यम से, बैकलॉग के माध्यम से नौकरियां अभी हमारी खाली हैं, यह रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मामला है, उस पर हम उठाएंगे। देश में SC/ST सब प्लान, कंपोनेंट प्लान का जो पैसा लाखों करोड़ रुपया है, उस पैसे को वापस हमारे अपने लोगों पर खर्च कराने का काम करेंगे। इन सब काम के लिए सामाजिक संगठनों का मोर्चा इनको बाध्य करेगा। सर, किस तरीके से बातें करें? पिछले 10 सालों से उसकी सरकार चली आ रही है, तीसरी बार सत्ता में आ गए, तो आपको लगता है कि आपके हकूक़ की बात जैसे आप कर रहे हैं आप उठाएंगे, लेकिन क्या आपके हकूक़ मिल पाएंगे? देखिए, 10 साल पहले जब ये इस तरीके से तानाशाही की, तो सामाजिक संगठनों के मोर्चा ने इनको एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाने दी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा की सरकार नहीं है, आज वो NDA की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और घटक दलों के ऊपर चल रही है। और इस वक्त हमने सबसे बेहतर काम क्या किया दिल्ली देश की जनता ने, कि हमने विपक्ष को भी तगड़ा किया है। जो विपक्ष पिछली बार अपना विपक्ष का दर्जा भी नहीं ले पाया था, आज उसको विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिल रहा है। तो विपक्ष के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि संसद में ये बात उठे, सड़कों पर ये बात उठे, मीडिया के द्वारा ये बात उठे, कोर्ट्स के द्वारा, हम केसेस के द्वारा हम इस पे लड़ेंगे। जमहूरियत में हमारे पास, लोकतंत्र में केवल लड़ाई रोडों पर लड़ने के अलावा, संसद में लड़ने के अलावा, या मीडिया के द्वारा लड़ने के अलावा, या न्याय प्रणाली के द्वारा, ये चारों प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। बार बार कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार नहीं बनी, NDA सरकार बनी है। जिस तरीके से आप बार बार NDA सरकार कह रहे हैं, तो हर बार मोदी जी आते हैं और अपने मन की सुनाते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है, इसमें मोदी जी अपने मन की सुनाएंगे, मन की बात, या फिर लोगों की सुनेंगे? अब आप देख लीजिए, जैसे ये सरकार बनी है, बनते सबसे पहले इनके अपने लोग ही विरोधी हो गए। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा कि आप तानाशाही मत करिए, जनता की सुनिए, और अगर आपने कुछ कर दिया है तो अहंकार मत करिए। इंद्रेश कुमार जी, जो इनके खुद RSS के बहुत बड़े संघ संचालक हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो विरोधी लोग थे उनको आंकड़ा पूरा बहुमत नहीं मिला है। अभी अंदर से, भाजपा के अंदर से भी इनके खिलाफ विरोध के स्वर उठेंगे, और NDA के घटक दल भी, चाहे वो महाराष्ट्र में, आज देख लीजिए आप, NCP जो है उनकी पवार साहब की, उन्होंने इस पे विरोध कर दिया और शपथ नहीं ली है। और दूसरी शिवसेना, वो भी कह रही है कि हमें हमारा पूरा हक अधिकार नहीं मिला है। कहीं ना कहीं बाकी दल जो है वो असंतुष्ट है। आप देखिएगा आने वाले 2-3-4 महीनों में इनमें बहुत जबरदस्त झगड़ा, फसाद और लड़ाई होगी, और ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, ये सरकार अभी बहुत ही जल्दी गिर जाएगी। अभी नीट के ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है, नीट पर क्या कहेंगे? देखिए, नीट, मैं अपने आप में एक बात कहूं कि ये देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। जो युवा मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, इस सरकार ने उसके पीठ में इतना बड़ा खंजर घोंपने का काम किया है। एक और, जब पूरे देश का छात्र रोडों पर उतरा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता लगती है कि एक छात्र जो है वो गुजरात में
से अपना सेंटर को चेंज करता है, या ग्रेस मार्क्स इस बार इतने क्यों दे दिए जाते हैं, यह जो नंबर्स हैं उस नंबर्स का आंकड़ा इतना कैसे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी इसमें उनकी क्वारीज हैं। इन क्वारीज को दूर ना करने की बजाय केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने जो फैसला ले लिया वो ले लिया है। तो एक तरीके से तानाशाही का फैसला है। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, मामला आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उनकी जो है तमाम पोस्टों को अगर हम ट्विटर पे देखें, एक्स पे देखें, तो सिर्फ मोदी जी नजर आते थे। कल ही जो है उन्होंने फिर एक नेट के लेकर, मतलब इतना संवेदनहीन जो होना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार हमेशा से किसान विरोधी भी रही है, जवान विरोधी भी रही है, महिला विरोधी भी रही है, दलित विरोधी भी रही है, वंचित विरोधी भी रही है, आरक्षण विरोधी भी रही है, संविधान विरोधी भी रही है, और अब तो ये युवा और छात्र विरोधी भी है। बार बार पेपर लीक के मामले, पहले उत्तर प्रदेश में और अब ये देश का इतना बड़ा नीट का मामला जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार को, इतना लाखों बच्चों को जो करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर इन्हें क्लियर कट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। और उस पॉलिसी में जब तक सब लोग संतुष्ट ना हो तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने तो स्वयं ही निर्णय सुना दिया। उसकी एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी, जेपीसी बनानी चाहिए थी। वो कमेटी डिसाइड करती कि इसमें अनियमितता थी कि नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो एक फरमान सुना दिया छात्रों के ऊपर। तो ये बहुत ही दुखदायी है। तो एक सवाल और इसमें बनता है कि नेट के जो ये पेपर पूरा घोटाला हुआ है, नंबर बढ़ बढ़ के आया सभी लोगों के, इसमें जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, एक तो वैसे ही उनके पास पैसे कम है, और डॉक्टर की फीस भी 1 करोड़ रुपए हो गई है, इससे ज्यादा ही। तो क्या लग रहा है इस घोटाले से बहुजन समाज के बच्चों पर कितना बहुत असर पड़ेगा। बहुजन समाज के SC/ST के बच्चों को तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल के एग्जाम दे पा रहे थे, और आज देश में जब 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में डॉक्टर बन रहा है, तो आप समझिए वो डॉक्टर जो बन के आएगा वो कितना संवेदनशील होगा। आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो मरीजों की मदद करेगा। जब इतनी महंगी शिक्षा कर दी जाएगी तो इससे असमानता बढ़ेगी। ये समान शिक्षा नीति नहीं है। इसमें अमीर का बच्चा ही केवल डॉक्टर बन सकता है और गरीब का बच्चा नहीं बनेगा। यही तो इस मनुवादी सरकार की विचारधारा है कि किसी भी तरीके से अगर आरक्षण बहाल भी होता रहे तो हम आरक्षण को इस तरीके से धत्ता करेंगे, आरक्षण को हम इस तरीके से खराब करेंगे। तो तब भी दलित वोट बार बार बीजेपी के खाते में क्यों? कहाँ जा रहा है दलित वोट? तो इस बार तो बल्कि देखिएगा तो बहन जी का, मायावती जी का भी जो वोट बैंक है वो भी इंडिया गठबंधन को गया है 10% से ज्यादा। और पूरे देश में अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं पकड़ पाई है स्वयं भाजपा, तो वो केवल और केवल दलित समाज के लोगों की वजह से नहीं पकड़ पाई। लेकिन अकेला दलित क्या कर पाएगा जब तक ओबीसी साथ में? जी, इसकी तैयारी है। अब कुछ ओबीसी इसमें आए हैं, उन्हें समझ आया कि संविधान की क्या महत्वता है, उनको आरक्षण से कितना लाभ मिल सकता था, कितने उनके जजेस लग सकते थे, कितने उनके सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लग सकते थे, कितने उनके लोगों को एम्पावर किया जा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रक्रिया ओबीसी के लोग भी समझ रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा इस सरकार को हम जल्दी उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, ये जो पूरा एग्जाम जो ये मामला हुआ है पेपर को लेकर, इसमें संयुक्त मोर्चा कुछ अपनी भूमिका निभाएगा या इस इशू को उठाएगा? देखिए, संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमने उन छात्रों से संपर्क किया है, और जल्दी हम इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कोर्ट में भी डाल रहे हैं, और उनके साथ हम विपक्ष के बहुत सारे लीडरान को मिलकर हम कहेंगे कि भी पार्लियामेंट का जो सेशन आ रहा है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि सरकार इसका पॉलिसी फ्रेम बनाए, और साथ ही साथ इसकी एक जेपीसी की कमेटी गठित करे। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है अभी विपक्ष में है, तो वो इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है संसद की जब कार्यप्रणाली शुरू हो? अभी तो इंडिया गठबंधन से पूछना पड़ेगा कि क्या करेगा वो, लेकिन इंडिया गठबंधन को हम जरूर बाध्य करेंगे कि ये जो बच्चों का इशू है, छात्रों का इशू है, इसको पुरजोर तरीके से संसद में उठाएं।